तो इसमें हम जो अपना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी के आगे सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि जो हमें हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक जनरल एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं, जनरल एनालिसिस करते हैं। किस सेक्शन से किस टॉपिक किस सब्जेक्ट, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे घुमा करके यूपीएससी सवाल करता है हर एक एग्जाम में। देखिए अभी इसने क्या किया है, इसने पूछा है कि ऋषि एक व्यक्ति होते हैं, नारगेज मोहम्मदी, ये एक व्यक्ति होते हैं और इनको 2023 का नोबेल प्राइज रिसीव किया जाता है इनके द्वारा। तो ये पूछ रहे किस फील्ड से इनको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। पहले बात तो नोबेल प्राइज जो होती है क्या होती है, दूसरी चीज़ कितने फील्ड में मिलती है, क्योंकि ये फील्ड पूछ रहा है। देखिए पीस, फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, लिटरेचर, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारा यही है कि अगर मान लिया हर साल ये मिलता है, 2023 में मिला था, 2024 में मिलेगा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में मिलता है ये। अक्टूबर नवंबर में ये बांटा जाता है नॉर्वे एकेडमी के द्वारा, यूरोप की कंट्री है। तो इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनको किस फील्ड में मिला है। कभी कभी होता है कि ऐसा बोल देता है कि ये पीस नोबेल प्राइज 2023 या जो भी किसको मिला है उनके नाम दे देगा कि भाई ये व्यक्ति हैं, इस हिसाब से उनका नाम पूछ देगा। तो आपको देखिए 6 फील्ड में ये मिलता है नोबेल पीस प्राइज, 4 यहाँ पे दिया गया है, 2 नहीं दिया है। जब हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में तो उसको जो कि आपके साथ शेयर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं G20 को लेकर के पूछा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ पूछा क्यों है, क्योंकि 2023 का जो ईयर था वो प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, इंडिया के पास था। ठीक है, और इंडिया में बहुत भव्य भारत मंडपा भी लगाया गया था, और इससे एक बार न्यूज में आया था कि अब इंडिया को हटा करके भारत लिखा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, हिंदी में भारत सरकार लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी उसको भारत लिखा जाए। तो ये G20 का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, अब इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन गया हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी थीम क्या थी, इंडिया इसका मेंबर कब बना, G20 का मतलब क्या होता है, इसका 2022 का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, 2023 में इंडिया में हो रहा, तो 2024 में कहाँ पे होगा, तो प्रेसिडेंटशिप मिलती तो कैसे कैसे कहाँ पे मिलती है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कब बना था, बनाने के पीछे इसका रीजन क्या था, एवरीथिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या पूछा, परमानेंट सेक्रेटरी है या नहीं है, फिर इसका जो वर फाउंडेड ऑन द लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन टॉप 20 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। तो मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट होते हैं इसी में आंसर ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ईच कंट्री लेड बाय द शेरपा, फिर उसका स्पेन इज वन ऑफ द टू परमानेंट इन्विटी इन G20 कंट्री। तो आपको इसमें फिल्टर करना है, आप आसानी से कर सकते हो, हम अलग से भी डिस्कस जो करेंगे तो उसमें तो ज़रूर ही करेंगे ना। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि अबाउट द नेशनल स्पोर्ट डे के बारे में पूछ रहा है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, किसके एनिवर्सरी पे किया जाता है। हालांकि हम इसमें बता नहीं रहे हैं कि इसमें देखिए, तो आप जब पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक तो उसमें सबसे पहले इसे इंटरनेशनल स्पोर्ट डे तो कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, किसके एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, इस ये सब जो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि जो एशियन गेम हुआ 2023 का, उसमें गोल्ड मेडल, तो अब सबसे पहले ये पता चाहिए एशियन कंट्री कौन कौन सी है, क्योंकि एशियन गेम से पता चलता है एशिया में जो कंट्री रहे कॉन्टिनेंट में वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको एशिया के कंट्री का सभी नाम पता होना चाहिए, ये कोई ट्रूथ नहीं है कि आप पता कर पाए। दूसरी चीज़ है, सवाल ये पूछा है कि गोल्ड मेडल में जो कंट्री हैं उनके बारे में पूछा है कि कौन सबसे ऊपर कौन नीचे है, इंडिया को वह कैसे है, कैसे, इस सभी चीज़ को लेकर के इसमें एशिया गेम हुआ। तो ये पता होना चाहिए कि जब आगे होगा कितने ईयर पे होता है, आफ्टर ईयर कब होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 जिसे पूछ रहा है, इनमें जो दिया गया है धौला वीरा, होयसाला टेम्पल एंड द शांति निकेतन एंड द रामपा टेम्पल, इसमें पूछ रहा है कि भाई कौन सा 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिला है।
तो देखिए अगर आप मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो पूर्णिमा मैम ने जो कि लेक्चर लिया था होयसाला और जो है कि शांति निकेतन को लेकर के, तो आपको आसानी हो जाती उसको सोल्व करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जब हर एक लेक्चर हर एक टॉपिक्स को आप करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मैं जो आर ओ एंड ए आर ओ का जो सवाल क्वेश्चन पेपर हुआ था जो कि लीक हो गया, फिर क्या यूपी पुलिस का, हालांकि मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ बट मैंने पेपर देखा, तो इसमें और इनमें कम से कम 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन हमारे ही लेक्चर से आए हुए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेकर के। हमने उन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम जो है कि हमने डिस्कशन में लाया था, तो इस वजह से देखिए हम बताएंगे नहीं, बस आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्योंकि इसको मिला था 2023 में, तो ठीक है 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो कि पूछ लिया गया कमीशन के द्वारा। तो कमीशन ऐसे ही सवाल पूछता है जो कि बहुत न्यूज में होते हैं, जो इम्पोर्टेंस होते हैं देश के लिए। फिर उसके बाद स्टेटमेंट अबाउट द संध्या ए सर्वे वाइसल अ शिप, ठीक है, डिक्लेयर द इंडियन नेवी इन दिस। ये अब इसके बारे में पूछा है कि देखिए आपसे भी पूछ रहा संध्या, संध्या का है क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है अगले सवाल में अगले एग्जाम में आपसे पूछ लिया। अभी संध्या जो कि न्यूज में देखा गया था वो क्या है, तो आपको क्या पता, एक सर्वे व्हीकल शिप है, अभी इंडियन नेवी में 2023 दिसंबर में जो कि डिक्लेयर या लॉन्च किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें तो इस हिसाब से पूछा, हो सकता है कि इस स्टेटमेंट को कॉपी भी कर दे नहीं भी करे, बस इसी टॉपिक को जो है कि आपको दूसरे हिसाब से पूछ ले। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि बुकर प्राइज 2023 का किसको मिला है, किस लिए मिला है बुक लेकर के, तो आप इसको 2023-24 में जब भी मिला है तो आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से 2023 जब तक 24 का नहीं मिलता है, ठीक है, 2024 का नहीं मिलता है जब तक, तब तक आप 2023 का बुकर प्राइज आप याद करके रखिए कि किसको मिला है। हालांकि फिर नेक्स्ट पे आता है मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट, ठीक है, प्रोडक्शन द कंप्रेस बायोगैस, ठीक है, बीजीसी। अब इसके बारे में पूछा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको कंप्रेस बायोगैस के बारे में पता है। क्या करा, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेटिंग ऑफ द प्लांट फॉर जनरेशन, inclusion of the civil project under the priority sector lending, consensus custom duty for the import of the machinery required for setting of the project। यूपीएससी का भैया आप उसको करके देखना पड़े। तो देखिए दरअसल होता क्या है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जब स्टेटमेंट में फ्लैक्सिबिलिटी हो, जैसे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द सेटिंग ऑफ द प्लांट ऑफ द जनरेशन ऑफ द बायो सीएनजी, भाई असिस्टेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि इन्वायरमेंट है। तो आप एक मान के चलिए कि ये जो है कि आपका काफ़ी फ्लैक्सिबल और फ्रेंडली है स्टेट में, तो आप ये मान के चलते हैं कि ये सही होगा। ठीक है, अब आगे क्या रहा, इंक्लूजन से भी प्रोजेक्ट अंडर द सॉरी, यूपीसी क्या करती है, कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन फला मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ऐसे क्वेश्चन में 80% पॉसिबिलिटी ये होती है, 80% कि वो सही नहीं होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस हिसाब से आप जो कि इसको कर सकते हैं। और देखिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने सवाल पे। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द सिल्क यार्ड बेंट बारकोड टनल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सिल्क यार्ड बेंट बारकोड टनल, पहली बात तो टनल का मतलब पता होना चाहिए। टनल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ऐसे एक पाइप अंडरग्राउंड इस हिसाब का बना देगा, ठीक है, तो और आपको यहाँ से जाना है, जैसे मान लीजिए सुरंग होती है ना, सुरंग के हिसाब से। इसमें पूछ रहा किसमें गलत, कौन सा गलत है, तो दूसरी चीज कह रहा है कि ये स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड है या कोई और है। तो दरअसल देखिए टनल वहीं बने पाएंगे ना जहाँ पे पहाड़ी एरिया हो, हिमालय रीजन में। तो आप कहेंगे उत्तराखंड भी तो है, तो आप सर्च करिए उसको देखिए। फिर उसका इज अ पार्ट ऑफ द चार धाम महामार्ग परियोजना, ए फॉल अलोंग नेशनल हाईवे 134 बीइंग बिल्ड बाय द नेशनल अथॉरिटी। तो इसमें से कह रहा कौन गलत है, तो आपको इसमें देखना है। देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका तो कंस्ट्रक्शन का ही काम है। फिर फॉल अलोंग द नेशनल हाईवे 134 आपका वही नॉर्थ इंडिया से ही निकलता है। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, इसको सर्च करिए, मैप पे मार्क करिए क्या है, क्योंकि न्यूज में अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मैं बता रहा हूँ कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अब पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कह रहा विन बॉक्स, विन बॉक्स के बारे में क्या जो कि गलत है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या कह रहा है कि ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलिए चल ठीक है, किसके किसके बीच में, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश। तो वी से हम चलिए मान लेते हैं क्या होते हैं कि चलो वियतनाम हो गया, आई से इन से इंडिया हो गया, बी से बांग्लादेश। तो हम कहेंगे चलो चल सही है। लेकिन अब ये कहिए कह रहा है कि ये इंस्टीट्यूटेड कब किया गया इसको, फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ, जबलपुर में कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई, तो पहले ये सर्च करिए विन बॉक्स के बारे में कि रियल में क्या, ये कीवर्ड टैग है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लेना। अब ये चीज़ आती है नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं 71 क्वेश्चन। ये कह रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहली बात हमें यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब पता होना चाहिए। देखिए सभी को, बच्चे बूढ़े गरीब, सभी को जो है कि यूनिवर्सल हेल्थ पैकेज प्रोवाइड करवाना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, 5 लाख तक का फैमिली को ट्रीटमेंट। अब ये पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व 12 दिसंबर आज ही इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सिंस 2012। और इसका मोटो लोगो जो होता है, जैसे सी एस सेंटर दिल्ली का लोगो है, वैसे इसका क्या लोगो हो सकता है, सस्टेनेबल, इट इज अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या वास्तव में। हमें पता है कि 2015 से लेकर के 2030 तक हमें 17 गोल ऑफ द एसडीजी को जो कि अचीव करना है, उसमें हेल्थ भी है। तो ये तो गलत ही नहीं होगा, ये हमेशा सही होगा। पॉपुलेशन कवर, सर्विस कवरेज, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड डायनेमिक डायमेंशन ऑफ द यूनिफॉर्म हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो आपको देखिए जब ज़्यादा आप पढ़ लेंगे ना, तो होता क्या है कि बहुत से ऐसी चीज़ें कभी नहीं सुने पढ़े होते, तब भी उसको एजम्पशन के आधार पे तो कर सकते हो। जैसे मैं सैंपल दे देता हूँ आपको। सैंपल ये क्या है, मान लीजिए ये कहना कि डायमेंशन, आप ये भी पॉपुलेशन कवर, भैया हेल्थ के तो पॉपुलेशन तो कवर करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो दोनों सही है। अब इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो आपको इसी में जो कि आइडेंटिफाई करना। ये भी हो सकता है कि 12 दिसंबर को ना इंटरनेशनल जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है कि सेलिब्रेट ना कर रहा हो, 12 नवंबर को कर रहा हो, या फिर 12 जनवरी को करता हो, जो भी करता हो, क्योंकि हम सोल्यूशन यहाँ नहीं कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ग्लोबल रिवर सिटी एलाई के बारे में पूछ रहा है। ग्लोबल रिवर एलाई, ग्लोबल रिवर सिटी एलाई मतलब विश्व की नदियों की जो सिटी बसी हुई हैं उनका एक समूह। अब ये क्या कह रहा है, एक एलाई ग्लोबल सिटी लेड बाय द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति अंडर। अब देखिए आप इसको देखना, एक तो तरफ तो ग्लोबल बोल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी विश्व के उन सभी डिसीजन मेकिंग में अपना पुरजोर रोल प्ले कर रहा है, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमिक हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी। हम पूरे विश्व को लोकतंत्र मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, बात समझ रहे। तो हम कोई अगर काम करते हैं तो उसमें विश्व का नाम देने में कोई हर्ज नहीं। फिर ये यूनिक एलाई कवर द 275 रिवर ऑफ द सिटी इन 11 कंट्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गूगल पे जाए, आप इसको ग्लोबल रिवर सिटी एलाई के बारे में आप इसको आइडेंटिफाई करिए, इसको करिए। इससे क्या होगा जब आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इससे 2 पॉइंट्स ये तो मिले ही मिले, 2-4 पॉइंट्स और मिल जाए। जब आप अपने से सर्च करते हैं तो आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें मिलती है। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, नॉट कॉम्पिटिटर, तो उसमें क्या होता, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हर एक स्टूडेंट के रूम में होती थी, ठीक है। और आज के ज़माने कंपटीशन की लाइफ में भी हमने डिक्शनरी यूज किया, बट आज तो मोबाइल, स्मार्टफोन, नेट आ गया। तो उस समय क्या होता था, एक वर्ड मीनिंग खोजने के चक्कर में हम जो कि 2-4 और वर्ड मीनिंग जान जाते थे। लेकिन आज तो वो ज़माना गया कि एक जो खोजते हैं उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीटीपी कहेगा इसका मल्टीपल मीनिंग है, अब करती है भैया क्या करना। अब आते हैं 73 क्वेश्चन नंबर को हम करेंगे यार। 73 में ये कह रहा है कि लीगल फैसिलिटी इंडिया में कौन नहीं करेक्ट है, लीगल फैसिलिटी के बारे में। टेली लॉ इज ए प्री लिटिगेशन एडवाइस मशीन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पैट्रॉन इन चीफ ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस, नालसा। तो आपको इसमें बताना है कि नालसा क्या। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, पहली बात तो ये करेंगे टेली लॉ क्या होता है।
फिर उसके बाद नालसा एक्ट भी है 1988 में आया हुआ है, ये भी पता होना चाहिए आपको। देयर इज अ डेडिकेटेड कॉमर्शियल कोर्ट द वेरियस प्लेस इन इंडिया हैंडल बाय द कॉमर्शियल केस सम कोर्ट इन इंडिया एज अ पेपरलेस डिजिटल कॉमर्शियल कोर्ट। ये कह सकते हो क्यों, क्योंकि आज तो पेपरलेस ऑफिस की बात कर रहे हैं ना हम, तो क्यों नहीं हो सकता पेपरलेस कोर्ट बात कर। तो आपको नहीं पता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट दिए गए क्या आज के सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमेशा कहते हैं ना पेपरलेस ऑफिस होना चाहिए, सब डिजिटलाइज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया always emphasize insist that should be them digitalized completely, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद ही एक डिजिटल आदमी है। और कभी या मुझे लगता है सोते भी नहीं है, कभी देखते हैं कन्याकुमारी कभी श्रीनगर उतर जाते हैं एक ही दिन में, या उनका अलग बात है सिक्योरिटी की, वो उनका सिस्टम बना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया द रिसीव मैक्सिमम फंड्स अंडर द सबमिशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब एक आ रहा देखिए, अब ये तो पूरी तरह से प्योर करंट अफेयर्स के बेस पे है, लेकिन एक लॉजिक हम बता सकते हैं आपको। सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हैं 14-15। तो अब देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब आप देखिए कहाँ पे 2014 से लेकर 24 की बात कर, कहाँ पे अपोजिशन रूल है। आंध्र प्रदेश में तो ये तो होगा नहीं भैया, बात समझ रहे। कर्नाटका कहाँ पे, ये भी नहीं होगा। तो आप इन्हीं दो में से कैलकुलेट करिए ना यार, बात समझ रहे हो। तो अब नहीं आ रहा है तो हम यही लॉजिक लगाते हैं। थोड़े से तो अच्छा है कि तुक्का मार दें, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो तुक्का मारने का भी एक अपना लॉजिक होता है। ऐसे नहीं कि जब मन किया तभी जो है कि हम तुक्का मार दिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ऐसे नहीं होता है। लॉजिक भी होना चाहिए अपोजिशन, क्योंकि वैसे ही उत्पात मचा है इस समय भारत में, अपोजिशन रूल स्टेट्स एंड सेंटर रूल स्टेट्स। तो इस वजह से बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। बहुत ही एक लाइन का सवाल, मैंने दर्जनों बार इस चीज़ को बताएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज पे, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 28 हुई कहाँ पे हुई है, फिर ठीक है। तो इसको आपको बताना है, तो हो सकता है कि अगले साल 2029 हो, पिछले साल हो सकता है 27 हुई हो। आपको ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए ना, यूएनएफसीसी। और ये भी पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसका ओरिजिन कहाँ पे है भैया। ओरिजिन पता करने के लिए ये भी पता होने चाहिए कि 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ, तो इसमें क्या क्या निकल करके आया, 3 भाग आया, 4 भाग है, क्या इसी में से एक पार्ट यह भी है। अब यहाँ से आ जाएंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन पे आ जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें लिंक्स हैं, आप उनको पढ़िए, इनको लिंक करिए। हर साल होता है, हर साल जो कि आपका नवंबर में होता है, इसको आप आइडेंटिफाई करिए, अप टू डेट रहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कितने राज्य हैं कितने यूनियन टेरेटरी। एक मेरा स्टूडेंट्स कह रहा है कि सर 29 स्टेट से आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा यार ठीक है, हम गलत बोल दिए, तुम सही हो तो सच करो, अब बताओ प्रूफ करो तुम क्या है कैसे है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें चीज़ें जो कि अपने हिसाब से करना चाहिए। आप सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 129 पे चलेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले हैं। 129 सवाल पे चलेंगे हम। 129 129 क्वेश्चन आ जा भाई उमंतर। 129 ठीक है भैया, आ गए हैं हम, ठीक है। 129 ओके। अब देखिए क्या सवाल दिया गया है, आप अगर चाहें तो आराम से जो है कि अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। बट उनका मत पढ़िए जो कि आपको वो देते हैं कि मनरेगा का कौन सा स्टेट 200 से 400 कर दिया, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई जो कि 8,848 किलोमीटर एवरेस्ट की है, ऐसे सवाल ना पूछे जाते हैं। अगर पूछ भी दिया गया ना किसी से जो पढ़ाता है, उससे भी पूछ लीजिए सर आपने इसमें बताया था कितने रुपए बढ़ा है, तो वो खुद ही नहीं बताया क्योंकि वो रट के आता है, क्या पेपर पे लिखा होता है वो बाँच देते हैं। तो उन सबसे बचिए। अभी देखिए क्या सवाल पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनमें से कौन सी है, नेशनल बैकवर्ड क्लास। तो देखिए बात क्या है, अब न्यूज़ में क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैकवर्ड क्लास के लिए जो कि स्टेटरी बॉडी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की थी। बात समझ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी लाया था 103 करके, शायद 3 या 4 ऐसे कुछ करके है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें देखना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के। ठीक है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आएंगे अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को 132 के बारे में बात करें। इनमें से कह रहा प्रिवेंटिव डिटेंशन की कौन बात करता है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है उसके बारे में। तो देखिए हमारा ये बात कर रहा है, आपको इसको पढ़ने से पहले आपको पूरा फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए। कहाँ से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 है, और पार्ट क्या है आपका 3 है। कितने फंडामेंटल राइट है, 7 है, अब 6 हो गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, and now right to property is as a constitutional right under article 300A। राइट, सो हमें ये बात करना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स क्या है, प्री मतलब अपराध करने से पहले ही पकड़ लो भैया। ठीक है, एक तो होता है अपराध कर दिया तब पकड़ा, दूसरा है अपराध करने से पहले पकड़ लो। कैसे पकड़ेंगे, डाउट लगेगा तब ना, या फिर उसका पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड्स रहा हो, इसलिए लोग बचते हैं भैया कि कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो पुलिस के एफआईआर में। तो अब देखिए हम क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं 21 की, 19 और 21 फ्रीडम में आता है, 20 भी आता है। अब प्रिवेंशन की बात कर रहा है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, बात समझ रहे हो। तो आपको 19, 20, 21, 22 जो भी आर्टिकल है उनको जो है कि अच्छे से पता कर लीजिए फंडामेंटल राइट में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल्स में क्या बोला गया। सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली। अमेंडमेंट टू विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव नॉट एनफोर्स्ड टिल नाउ। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है अभी तक संविधान में इन्फोर्स ही नहीं किया गया है। बात समझ रहे हो? कह रहा 20 का ए, 20 का 2, 21, 22 का 4, ये तो ज़्यादा जटिल हो गया ना। तो देखिए क्या कहता है 20 में, क्या कहता है। अब तो देखिए ये तो आपका क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो ये तो होगा नहीं, क्यों इम्प्लीमेंट है तभी तो आप सांस ले पाए ना, तो सरकार तकिया धर के मार देगी। 22 प्रिवेंशन डिटेंशन की बात करता है। अब आ जाता है कि 21, इसमें ये क्या है, कानून के समक्ष अपराधियों को भी कुछ अधिकार दिया गया है। ठीक है, लॉ के सामने जो क्रिमिनल होते हैं उनको भी अधिकार है, तभी तो क्रिमिनल कहता है कि आप हमें लॉ ना सिखाइए, हम भी जानते हैं, कॉलर टाइट करके। तो कहता है कि अच्छा अब्बा को बुलाओ, आता ना जो वो होता है सुनील शेट्टी, कौन सा खाकी मूवी में, तौलिया भिगो के लाता है, रिवॉल्वर मुंह पे रखता है, भाई उगल देते हैं। तो कहते हैं क्या है कि जो 20 से कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए, ठीक है, एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि 2 बार। तो आर्टिकल कौन कहता है, आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट बोलता है, ये आज तक अपनी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा। मैं इसलिए बता दिया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी का बस का है नहीं, अशोक सर को छोड़ करके। ठीक है, पढ़ाने के लिए पूरी दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन भारत में कुछ ही ऐसे स्टूडेंट मतलब टीचर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ाने लायक हैं, नहीं तो कुछ टीचर रहते रहते मोटिवेटर स्पीकर बन गए हैं। हैं, अपने आप को हिंदी का बादशाह मानते हैं, हिंदी का रिजल्ट 1000 में 10 भी नहीं आते हैं, और पीठ थपथपाते हैं कि भैया हम ही ने किया है। और लोग आ भी जाते हैं ना अपना पीठ थपथपवाने उनसे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो थपथपा रहे हैं पीठ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग आते हैं कि भैया थपथपा दीजिए पीठ, भले उनके यहाँ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सिलेक्शन ले लिए, अपना सेटलमेंट कर लिया अंडर टेबल। फिर उसके बाद आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड डिटेंशन, किस मामले में करेगा। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। 135 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हालांकि एक क्रिमिनल से रिलेटेड है। अब हम आते हैं कौन सा, अब 33 हो गया, 34 हो गया, 36, ये कौन सा 136 पे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रोविजन ऑफ द भारत संविधान प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर। ठीक है, फोर्स लेबर का मतलब ये है कि किसी को ज़बरदस्ती काम में रखना। फिर उसके एज सच ए ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, भर के अभी न्यूज में भी आया हुआ था, क्योंकि कुछ इंडियंस को ले जा करके निकारागुआ में छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनको ट्रैफिकिंग की जा रही थी इलीगल तरीके से। फिर उनको पकड़ करके पेरिस जो है कि फिर भाई लाया गया वापस। तो अब इसमें पूछ रहा कौन सा है आर्टिकल 23, 24, 25, 26 के बारे में, तो आप देखिएगा 22, 23 और 24 से कौन है कैसे है, ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36 के बाद है आपका
36 140 क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एक और है 140, क्योंकि बाकी एक अलग तरीके से है। 140 क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की बात कर रहे हैं और 146 40 पे आ जाए। ओके, इनमें से कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इशू डिटेल डायरेक्शन टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन। अब देखिए, देखिए बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ललित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रुद्र शाह स्टेट ऑफ बिहार, फिर के परमानंद कटना यूपी वर्सेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वजह से भारत जो कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आए हैं ना, तो उनको हमें पूरे ब्रॉडर तरीके से पता है। केशवानंद भारती केस, ठीक है, मिनरवा मिल्स, इंदिरा साहनी केस, राइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, ये फाइनल हमने डिस्कशन कर लिया, जो कि यूपीएससी जो सी है सब एलडीसी 2024 का पेपर था। 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे, तो उसको भी जा करके देख सकते हो आप, राइट। तो हम फिर नए टॉपिक, नए पेपर, नए अंदाज में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।